आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करेंगे जो कि है आर्ट ऑफ रीडिंग। देखो, हमको ये पता है एकदम क्लियरली और एक्सप्लिसिटली कि रीडिंग करना हमें बहुत जरूरी है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, क्योंकि अगर रीडिंग नहीं करोगे तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं कमजोर हो जाओगे, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वोकैबुलरी हो, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन जो आपका है वो तो वहां तो कमजोर होगे ही होगे। बट बात ये आती है कि सब कोई ये तो बोल रहा है तुमको कि तुम पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, सब कोई बोल रहा है, हर कोई ये बात कह रहा है, बट किस तरह से पढ़ना है वो कोई एड्रेस नहीं कर रहा होता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए मुझे ये महसूस हुआ कि जरूरी है स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाना कि आर्ट ऑफ रीडिंग एक्चुअली पढ़ना कैसे, वो रीडिंग की कला कैसे हमें कल्टीवेट करनी है, जैसे कि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। इस वीडियो में हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे हमने अलग अलग तरह के चीजों के बारे में डिस्कशन किया है रीडिंग एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। तो रीडिंग एबिलिटी के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं आपके एग्जाम के अंदर, उस सभी चीजों को मैंने यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस किया है। और अगर आप इन वीडियो में से कुछ भी देखोगे तो ऐसी मेरी गारंटी है कि आप 100% कुछ ना कुछ वैल्यू लेके ही जाओगे, ये मेरा मानना है। ऐसा मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखो, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर मान लो, मेरा रिक्वेस्ट मान लो या मेरी सजेशन मान लो, बट इसको आप समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस वीडियो को एक पेड बैच के लेक्चर की तरह ट्रीट करना, तभी आप इसमें से एक्चुअल क्रीम निकाल पाओगे। होता क्या है कि आप खाली बैठ के जब वीडियो देख रहे होते हो, अलग अलग वीडियो आ रहा है, अब उसमें से आपने मान लो मेरा थंबनेल अच्छा लगे, आपने देख लिया, आपने खोला, देखा, शुरू किया, अब जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आप देखने लग गए और नहीं, फिर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर तो हूं नहीं कि आपको कहीं भी किसी भी पार्ट में हर पार्ट में एंटरटेन करता चलूंगा। दिस इज अ प्रॉपर लेक्चर, और आप इसको जब तक लेक्चर की तरह ट्रीट नहीं करोगे तब तक आप इस वीडियो से वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आप बैठे हो तो अगर पेन पेंसिल लेके बैठ सको तो इस वीडियो में से इसका क्रीम निकाल के अपने नोट्स में उतार लेना, तभी सबसे ज्यादा वैल्यू आप इस वीडियो से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर समझ लो, या रिक्वेस्ट समझ लो, या फिर सजेशन समझ लो। अब देखो, रीडिंग के बारे में प्रॉपर कोर डिस्कशन शुरू करते हैं। जब भी हम रीड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दो तरह की रीडिंग हमारे पास सामने आती है, ठीक है। पहला क्या है, ड्यूरिंग एग्जाम या मॉक सेटअप में जो हम रीडिंग करते हैं वो, और एक आउटसाइड एग्जाम या मॉक सेटअप में जो रीडिंग करते हैं वो आता है। यानी दो तरह की रीडिंग हो गई हमारे पास। आउटसाइड एग्जाम मॉक सेटअप क्या है, वही हमारी रीडिंग प्रैक्टिस होती है टेक्निकली। अब बात आती है क्यों सर रीडिंग तो वहां भी है, रीडिंग तो यहां भी है, तो हम अलग अलग इसको ट्रीट क्यों कर रहे हैं। इसको तुम एक एग्जाम्पल से समझो। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, सब कोई देख रहे होगे वर्ल्ड कप, बड़ा मजा आ रहा होगा, इंडिया बढ़िया परफॉर्म कर रही है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट एक बात बताओ, जो एग्जाम है या जो मॉक है उसमें तुम वैसे ही काम करते हो जब तुम पढ़ाई करते हो। तो अगर कोई क्रिकेटर है या फिर कोई इंडिया की टीम है, तो जो जैसा वो मैच के दौरान खेल रही है, तो क्या हर समय ऐसे ही खेलती रहती है? नहीं, वो नेट प्रैक्टिस भी करती है। वो क्या करती है? नेट प्रैक्टिस। तो जो नेट प्रैक्टिस है, इसमें अगर आप अपने आप को ऊपर ले जाते हो तभी आप आगे जाके जो फाइनल एग्जाम होता है, मॉक होता है, वहां पे इंप्रूव कर ले जाते हो। एग्जाम को वर्ल्ड कप मान लो, मॉक को क्या मान लो, मॉक को कोई दो कंट्री के बीच की सीरीज मान लो जो रेगुलर होती रहती है, ठीक है। तो ये जो है ये फाइनल परफॉर्मेंस वाले दिन हो जाते हैं, यहाँ परफॉर्मेंस असेस करते हो आप, यहाँ फाइनल परफॉर्मेंस होता है आपका, और ये जो होता है ये आपका नेट प्रैक्टिस है। तो इन दोनों के अप्रोच में डिफरेंस हो जाता है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। रीजन बताता हूं, क्योंकि जब एग्जाम में आप अटेम्प्ट करते हो तो फिर आप एग्जाम में रीडिंग करने नहीं जा रहे हो, अब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो जो आपने सीखा है वहां इंप्लीमेंट करने जाते हो। जब इंप्लीमेंट करना है तो फिर उसका अप्रोच दूसरा है, वहां पे आपको सही ऑप्शन पे कैसे पहुंचना है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो जो आरसी के वीडियो बने हैं, पीक्यूआरएस का वीडियो बना है, क्लोज टेस्ट का वीडियो बना है, ठीक है, उसमें मैंने अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों को अटैक करना सिखाया है, तो वहां पे तो अलग चीज हो गई। तो यहाँ पे बात आ जाती है हमारी कि सर जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम तो अब जितने दिन बाद भी हो आपका एग्जाम, अब हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इस दौरान क्या करें कि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और हम इंप्रूव कर जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है, आउटसाइड मॉक सेटअप, रेगुलर डे में प्रैक्टिस जो करते हैं हम। सबसे पहले आते हैं हम रीडिंग प्रिपरेशन के बारे में। रीडिंग प्रिपरेशन, जब भी आप रीड करने के लिए बैठ रहे हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, ये उसी के बारे में बात है। सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, हमारी साइकोलॉजी।
अब इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना जस्ट बिकॉज यहाँ तुम्हारा साइकोलॉजी टर्म आ गया और जो चीज पढ़ रहे हो या स्क्रीन पे तुम्हें लिखा पहले ही दिख गया होगा, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। बहुत मेजर इंपैक्ट आएगा अगर आप इसको अप्लाई करना शुरू करोगे। एफर्मेशन, एफर्मेशन से मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ ये बात समझना। मान लो आपने हिंदू का एडिटोरियल उठा लिया पढ़ने के लिए, अब आप पहले से सोच के जा रहे हो कि अरे यार ये तो हिंदू का आर्टिकल है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ, मुझे कम समझ में आता है हिंदू का आर्टिकल, आज भी टफ ही रहेगा। अगर आप इस मानसिकता से पढ़ने चले गए अपना आर्टिकल, तो मेरी गारंटी है कि आपको कम समझ में आएगा। इसलिए जब भी रीडिंग करो, रीडिंग शुरू करने से पहले अपने आप को बताओ पॉजिटिव चीज एक क्या, कि आज मैं पढ़ने बैठ रहा हूं और मुझे ये चीज समझ में आएगा ही आएगा, मैं इससे कुछ ना कुछ सीख के आगे निकलूंगा ही निकलूंगा। तभी आपको एक्चुअली फील होगा कि हाँ मैंने इंप्रूवमेंट करने के लिए मेहनत करी है और मैं इंप्रूव कर रहा हूं। तो एक एफर्मेशन आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आज मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूं और मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा और इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा। तो ये आपको पढ़ने से पहले सोचना जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, बी मेंटली प्रेजेंट। अब मान लो एग्जाम या मॉक या जब भी आप पढ़ रहे हो होता क्या है उसमें, मान लो ऐसे 4-5 लाइन लिखी है, आप यहाँ पे हर लाइन में मान लो 10 वर्ड, आपने पढ़ना शुरू किया, धीरे 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 पढ़ना शुरू किया, मान लो इस पॉइंट पे आके आपका दिमाग कहीं और चला गया, घूम गया, और आप यहाँ पढ़ते जा रहे हो। रीडिंग में यही तो है ना, आप पढ़ लेते हो बट समझ नहीं आता है, यहाँ पे आ गए आप पढ़ते पढ़ते, तब याद आया अरे मैंने तो कहीं और ध्यान चला गया था। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी क्या हो गई, माइंडलेस रीडिंग हो गई। क्या हो गई, माइंडलेस रीडिंग हो गई। अब ये माइंडलेस रीडिंग क्या होती है, कहने को तो पढ़ लिया बट समझ में आया नहीं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप मेंटली प्रेजेंट रहो रीडिंग में। उसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि मेरा जो रीडिंग स्टैमिना है, क्या चीज, रीडिंग स्टैमिना, वो डेवलप हो। जैसे रीडिंग स्टैमिना डेवलप हो जाएगा तो माइंडलेस रीडिंग वाली हैबिट है ये बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो आप लेकिन पहले से सोच के चलो कि मुझे मेंटली प्रेजेंट रहना है रीडिंग के दौरान। आप हर सेंटेंस शुरू करने के पहले एक बार अपने आप को फिर से फोकस करने की कोशिश करो। ये रेगुलर जो आप प्रैक्टिस करोगे कि फोकस हट रहा है फिर फोकस ला रहे हो, फिर फोकस हट रहा है फिर फोकस ला रहे हो, इससे आपके में ताकत आएगी, रीडिंग स्टैमिना बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, देखो समझो बात को, ये में स्पीड रीडिंग नाम का एक वो होता है, स्कैम होता है। ठीक है। स्पीड रीडिंग वाले वीडियोस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया करना, समझना मेरी बात को। बट स्पीड रीडिंग भले ही ओवरऑल जितना भी बड़ा स्कैम हो या बेवकूफ बनाने का तरीका हो, उसमें एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो हमेशा ये एम्फसाइज करते हैं कि आप पेन पेंसिल या अपनी उंगली का इस्तेमाल करें एज अ गाइड। मतलब अगर ये रीडिंग प्रेपरेशन पढ़ रहे हो तो ऐसे उंगली को अपने नीचे रीडिंग प्रेपरेशन ऐसे करते हुए पूरा पैराग्राफ में लेते हुए जाओ। इससे होता क्या है, आपकी आंखों को पता चलता है कि हमें कहाँ पे ध्यान देना है। आपने कहीं जो पढ़ रहे हो या तो उंगली से आप उसको करते हुए चलो आगे बढ़ो, तो आपको क्या समझ में आएगा कि आंख आपकी उधर ही डायरेक्शन में बढ़ेगी और आपको हेल्प होगा पढ़ने में। तो ये छोटी मोटी एडवाइस मत लेना, ये बहुत ही बड़ी एडवाइस है। ये मतलब एकदम 5 स्टार लेवल एडवाइस है। एग्जाम में अगर कभी मॉक कह रहा हूँ, एग्जाम कभी देने जाते हो तो वहां जो मॉनिटर रखा रहता है आपका, अक्सर आपने ध्यान दिया होगा मॉनिटर पे कुछ पेन के बहुत सारे निशान पड़े होते हैं। तो समझ जाना वो जो पेन के निशान है, कोई समझदार इंसान उसमें पैसेज पढ़ रहा था या फिर सवाल मैथ का पढ़ रहे हो तब भी आप कर सकते हो काम। तो इस तरह अंडरलाइन करके, अंडरलाइन किया वहां पे एज अ गाइड यूज करके पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वहां पे अलग अलग पेन के निशान पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पेन पेंसिल फिंगर को गाइड की तरह यूज करो अपने रीडिंग के टाइम पे। जब मैं एग्जाम देता था मैं क्या करता था, मैं या तो मॉनिटर को थोड़ा अपने पास ले आता था, ठीक है, एग्जाम शुरू होने के पहले ही सब काम कर लेना, एग्जाम के बीच से मत करना, नहीं तो बदला मॉनिटर बंद हो गया। या तो आप अपने आप को एकदम टेबल के अंदर घुसा लो कि भाई मेरा जो डिस्टेंस है मॉनिटर से वो कम हो जाए, तो मुझे उंगली के थ्रू पढ़ने में आराम रहता था। ये मेरा पर्सनल है, आपको जैसा महसूस हो। तो साइकोलॉजी हो गया, पेन पेंसिल एज अ गाइड यूज कर लो। ठीक है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हो जाती है कि फोकस ऑन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि आप जब रीडिंग करने जाओ उसके पहले सोच लो, पहले से पता होना चाहिए कि मैं एक बार में 2-3 वर्ड पढ़ूंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, उससे कम नहीं पढ़ूंगा, तो 2-3 वर्ड पढ़ के चलूंगा तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। तो यही वाली बात है, ग्रुप ऑफ वर्ड पे ही आपको फोकस करना है। अगर आपने एडिटोरियल वाला वीडियो देखा है तो मैं भी जो एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को, तो उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड पे फोकस कर रहा होता हूँ। तो उससे क्या होता है, आप 2-3 वर्ड जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, वो कैलरी फोकस कर पाते हो। एक साथ 10 वर्ड पढ़ के लेके चले गए लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो बेकार हो गया आपका। तो अगर आप फोकस थोड़ा सा रखोगे तो आपका धीरे धीरे वो इंप्रूव होने लग जाएगा और जल्दी जल्दी 2-3 वर्ड आप पढ़ने लग जाओगे और आपका रीडिंग टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है।
तो ये हमारी रीडिंग प्रिपरेशन हो गई, इतना आपको पहले से सोच के रखना है एक्चुअल रीडिंग करने के पहले, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है हमारी रीडिंग प्रैक्टिस की। रीडिंग प्रैक्टिस की सबसे पहली चीज क्या आती है, हमारा सोर्स, कि पढ़ना तो है, बिल्कुल सही बात है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये नहीं पता होता है। इसलिए अब रीडिंग का मटेरियल तो पूरे आसमान के नीचे जो भी चीज़ है वो आपका रीडिंग मटेरियल ही हो जाता है इंग्लिश की भाषा में। बट उसमें क्या पढ़ें, हमारे पास एडिटोरियल में ऑप्शन आ जाता है, किसका, द हिंदू का आता है, इंडियन एक्सप्रेस का आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आता है। बेसिकली आप किसी का भी एडिटोरियल उठा के पढ़ सकते हो। मैगजीन आर्टिकल पढ़ सकते हो, कौन सी मैगजीन, फ्रंटलाइन मैगजीन और योजना मैगजीन पढ़ सकते हो। फ्रंटलाइन एक्चुअली द हिंदू वालों की है और योजना सरकारी मैगजीन है, आप जानते ही हो। तो इन मैगजीन को पढ़ सकते हो आप न्यूज आइटम पढ़ सकते हो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग अखबारों के अपने। बट न्यूज आइटम पढ़ने के लिए क्या होता है, आप यहाँ पे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट उठाओ। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से क्या मतलब है, जैसे मान लो क्रिकेट अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स सेक्शन उठा लिया, स्पोर्ट्स वाला आइटम पढ़ना शुरू किया, तो इंटरेस्ट अपने आप रहेगा, तो पढ़ने का मोटिवेशन रहता है। तो इसलिए टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट उठाना थोड़ा सा जरूरी रहता है व्हेन यू रीडिंग अ न्यूज आइटम। फिर बात आती है स्टोरी की और नॉवेल की। स्टोरी पढ़ सकते हो, स्टोरी शॉर्ट होती है या नॉवेल हो जाती है पूरी पूरी। तो स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, शॉर्ट स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करने को मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि मान लो स्टोरी पढ़ते पढ़ते मन लग गया स्टोरी पढ़ने में, खत्म करने की चुल आ गई तुम्हारे अंदर कि नहीं अब तो खत्म करूंगा, तो शॉर्ट स्टोरी कम से कम जल्दी खत्म तो हो जाएगी। वैसी नॉवेल में मैं नॉन फिक्शन रिकमेंड करता हूँ, फिक्शन कम रिकमेंड करता हूँ, मेरा पर्सनल है ये। क्योंकि नॉन फिक्शन में एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो टॉपिक होता है ना नॉन फिक्शन का, वो थोड़ा हैवी होता है, इसके बारे में हम यहाँ भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है नॉन फिक्शन का, तो कुछ ना कुछ आप नया सीख के जाते हो वहां पे। फिक्शन में क्या है, मान लो कोई नॉवेल है, अब आपने कोई चेतन भगत टाइप की नॉवेल उठा ली। अब चेतन भगत क्या करते हैं, वो तो भाई प्यार भरी कहानियां सुना रहे हैं नवजवान युवक और युवतियों को इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए, कि भाई आप लोग मेरे ऑडियंस बने रहो, आप लोग मेरी किताब पढ़ते रहो। तो अब इस टाइप के नॉवल में क्या होता है ना, अब मान लो 250 पन्ने की किताब है, आपको इंटरेस्ट आ गया, अब आपने 2 या 3 दिन में चाहा कि नहीं मुझे किताब खत्म ही करनी है, कहने को हो जाएगा, मैंने नॉवल पढ़ ली। उससे होगा क्या, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। देखो टाइम सबसे बड़ी करेंसी है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, डिसीजन वही लेने हैं जिससे आपका टाइम बचे। तो फिक्शन इसलिए आप थोड़ा अवॉइड करो अनटिल एंड अनलेस आप बहुत अच्छे रीडर ऑलरेडी हो, आप रीडर पहले से हो, यानी कि आप पहले से रीडिंग की आपकी हैबिट है, तो आप फिक्शन उठा लेते हो, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, आज थोड़ा सा पढ़ लिया, कल कुछ और पढ़ लिया, या बहुत मोटी मोटी किताबें आप कम समय में पढ़ ले जाते हो, तब तो ठीक है। बट अगर आप रीडिंग सीख रहे हो, जो कि आप वीडियो तभी देख रहे होगे जब आपको दिक्कत आ रही है रीडिंग करने में, तो इसलिए मैं फिक्शन रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है आपको। कि मान लो पढ़ने गए थे आप इंग्लिश लैंग्वेज और पढ़ के निकला इंग्लिश लिटरेचर, तो वो नहीं करना है यहाँ पे। अब नोट करने की कुछ चीजें बता देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड पैसेज वाले बात मैं डिस्कस कर लूँ यहाँ पे। पैसेज जो है दो तरह से कॉम्प्लिकेट हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर से कॉम्प्लिकेट हो सकता है, या तो टॉपिक से कॉम्प्लिकेट हो सकता है। यानी कि स्ट्रक्चर में कैसे, अब हो सकता है कि एक सेंटेंस हो जो आप 5-6 वर्ड का हो, फिर एक सेंटेंस हो वो 10-12 वर्ड का हो, फिर कोई सेंटेंस हो वो 15-20 वर्ड का हो। अब बताओ कौन सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कौन सा कम कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऑब्वियस ही बात है, 5 से 6 वर्ड वाला बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, 15 से 20 वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, जो जिस तरह से सेंटेंस को बनाया गया है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गए, प्रपोजिशन हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। जितना ज्यादा लंबा सेंटेंस उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, और जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर उतना कॉम्प्लिकेटेड पैसेज आपका हो जाता है। तो जब ये कॉम्प्लिकेटेडनेस उसकी बढ़ जाती है तो क्या होता है, आपका पैसेज से मन हटना शुरू हो जाता है और आप इंटरेस्ट नहीं ले पाते हो, ठीक है। वही चीज होती है आप टॉपिक के साथ, टॉपिक जैसे हो गई आपकी फिलॉसफी, फिलॉसफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, इस तरह की चीजें क्या हो गई, ये हो जाती भारी हो जाती, हैवी हो जाती पढ़ने के लिए। तो अगर मान लो सामने आ गया तो आप पहले तो इनिशियल डेज में अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मान लो आपको मन कर ही रहा है तो मेरी बस एक एडवाइस है, ट्रेड स्लोली। ट्रेड स्लोली, ट्रेड स्लोली का मतलब है धीरे चलो। अगर ऐसा टॉपिक आ गया, अभी नॉर्मल स्पीड से और कम धीमे पढ़ाई करने की कोशिश करो, इसको पढ़ने की कोशिश करो और इत्मीनान से समझो। बाकी आरसी वाला अगर वीडियो देखा होगा ना, उसमें मैंने वोकैबलरी की बात करी है। दो तरह की होती है, एक जनरल होती है और एक स्पेसिफिक होती है। तो जनरल वोकैबलरी हो गई क्या, जो हर जगह काम आ जाती है, ठीक है। बट स्पेसिफिक वोकैबलरी जो होती है, इसको टेक्निकल भी कहते हैं, कि टेक्निकल वर्ड आ गया, मतलब किसी टॉपिक से रिलेटेड। ज्योग्राफी के लिए मान लो एल नीनो आ गया, एल नीना एल नीनो जो भी वर्ड था, है ना। या फिर
टेक्टोनिक प्लेट्स ज्योग्राफी में आ गया, तो वो क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, टेक्निकल वर्ड हो गया। तो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हो, आप उसको आप एक प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करके आगे बढ़ जाते हो। तो ये फंडा है कि जब भी कॉम्प्लिकेटेड हो तो थोड़ा स्लो चलो और आइडेंटिफाई करो कि टेक्निकल वर्ड है क्या, अगर टेक्निकल वर्ड है तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज, ऑनलाइन जाएं कि कुछ परचेज करने की जरूरत है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, परचेज के बारे में बता देता हूँ। मान लो आप एक दिन गए दुकान में, आपने एक लिया द हिंदू का पेपर 10 रुपए का, आपने एक लिया इंडियन एक्सप्रेस 7 रुपए का, और एक लिया टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से 5 रुपए का। तो 22 रुपए का अखबार मान लो एक बार में 3 उठा के लेके चले आए। अब आपने कहा इसको पढ़ोगे, तो क्या आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अब इसको आप पढ़ो ना अपना 1 महीने, 3 से 4 हफ्ता अपना पढ़ो इत्मीनान से, सारी चीज जो सीख सकते हो उसमें सीख लो, जिस दिन बोर हो जाओ उस दिन कोई एक नया उठा लो। तो इस तरह से आप खरीद के पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, ये जो ऑनलाइन वाला फंड है, अब देखो जितना भी तुम ऑफलाइन पढ़ लो बट एग्जाम तो ऑनलाइन ही देना है। बिल्कुल, तो ऑनलाइन की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। तो ऑनलाइन भी जो मटेरियल मिल रहा है आपको, वो भी आप बीच बीच में ऑनलाइन भी जाके पढ़ सकते हो। बट खरीद के पढ़ने में, पेन एंड पेपर फॉर्मेट में पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा सा मन ज्यादा लगता है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। तो मेरा कहना है कि आप दोनों मिक्स करके चलो, एकदम खत्म मत कर दो उसको 100% कि मैं केवल ऑनलाइन पढ़ूंगा या केवल परचेज करूंगा, या फिर मैं तो परचेज करूंगा ही नहीं क्योंकि ऑनलाइन मिल जाता है, या मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि मैं परचेज करता हूँ। मिक्स एंड मैच करके चलो, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। स्क्रीन एक्सपोजर भी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और परचेज करके हमें वैरायटी मेंटेन करनी है और इंप्रूवमेंट लेके आना है। तो ये हमारी रीडिंग प्रैक्टिस वाला पार्ट हो गया। ये सब रीडिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग का ही पार्ट है, ये नहीं मत समझना कि ये अलग चल रहा है, मैं कुछ अलग बता रहा हूं। ये सब आर्ट ऑफ रीडिंग का ही पार्ट है। अब बात आती है, अब सारा मेंटली प्रिपेयर हो गए, सारी प्रिपरेशन कर ली रीडिंग वाली, सब बात समझ गए, अब प्रोसीड कैसे करना है। रीडिंग का एक गोल्डन रूल समझ लो, चाहे वो एग्जाम में हो चाहे वो प्रैक्टिस में हो, कि टेक योर टाइम। आप इत्मीनान से पढ़ोगे, ये चीज आप गांठ बांध के रख लो कि मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं रीडिंग करते समय। आज हड़बड़ाओगे कल गड़बड़ाओगे, ठीक है? इसको होली ग्रेल मान लो कि आज हड़बड़ाओगे तो कल गड़बड़ाओगे। कल गड़बड़ी नहीं करनी है तो आज हड़बड़ी नहीं करनी है। टेक योर टाइम, प्रोसीड स्लोली, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, इत्मीनान से पढ़ना शुरू करो। मान लो तुमने 30 मिनट सेट कर लिया है कि मुझे आज 30 मिनट रीडिंग को देना है। अब 30 मिनट में क्या करोगे? क्या तुम ये गोल बना के चलोगे कि मैं 2 एडिटोरियल पढ़ लूंगा, या ये गोल बनाओगे कि मैं 1 एडिटोरियल पढ़ लूंगा? मैं इसमें से कुछ भी नहीं करूंगा। मेरा गोल क्या होगा कि मुझे 30 मिनट पढ़ना है। अब उसमें मैं जितना भी पढ़ पाऊं वो डिपेंड करता है पैसेज कैसा है, मैं क्या सीख पा रहा हूं क्या नहीं सीख पा रहा हूं। हो सकता है मैं केवल 5 सेंटेंस पढ़ पाऊं, हो सकता है मैं केवल 5 सेंटेंस पढ़ पाऊं। तो क्या मुझे इसमें खराब महसूस करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हर चीज बहुत सब्जेक्टिव है इंग्लिश के केस में। अगर आप पढ़ रहे हो, अब 5 सेंटेंस पढ़ रहे हो, बट उस 5 सेंटेंस को पढ़ने की वजह से आप कुछ 10 नई चीजें सीख रहे हो, तो क्या आपका लर्निंग वेस्ट चला गया? बिल्कुल नहीं। गोल है अपना कि आपको पढ़ना सीखना है। कल को जब ऐसे ही हार्ड वाला कोई पैसेज आप एग्जाम में या मॉक में अटेम्प्ट करोगे, तब आप हो सकता है कि स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाए, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत हो गई है, हैबिट हो गई है इस तरह हार्ड सेंटेंसेस। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपको 5 सेंटेंस पढ़ पा रहे हो मान लो 30 मिनट में, जो कि केस होगा नहीं, मैं बस एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, कल को आने वाले दिन में आप 20 मिनट में पढ़ लोगे 5 सेंटेंस, उसके बाद 10 मिनट में पढ़ लोगे आप 5 सेंटेंस, फिर आप 5 मिनट में पढ़ लोगे 5 सेंटेंस। ठीक है? अच्छा, ये मत सोचना कि सर अगर हम 5 मिनट में 5 सेंटेंस पढ़ेंगे एग्जाम में तो हमारी बैंड बच जाएगी। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ ना। एग्जाम वाला अलग बता के रखा हुआ है, आपको बोला कि उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम रीडिंग प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं अभी। इसलिए इसको उससे रिलेट मत करना कि एग्जाम में स्पीड से पढ़ चुके तो हो चुका। कमेंट करने में आप बहुत तेज हो, नीचे आके कुछ नेगेटिव लोग जो जीवन में हर समय नेगेटिव रहते हैं, वो आके बोलेंगे, मुझे ज्ञान देंगे कि सर स्पीड से करेंगे तो हो चुका। देखो भैया, मैंने एग्जाम निकाला है, बहुत बढ़िया नंबर लेके आया था मैं, और चाहे कैट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, हर एग्जाम में मैंने अच्छा नंबर लेके आया इंग्लिश में। अभी नहीं बताऊंगा, कभी और बताऊंगा। अभी तुम केवल मेरी नॉलेज पे फोकस करो, ठीक है? और साथ ही साथ ऑफलाइन का भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस लेके रखा हुआ है मैंने। अभी मैं केवल और केवल आपको सारा ज्ञान यहाँ यूट्यूब पे देने के लिए आ गया हूँ। समझ लो कि बस कहीं मैं दे के चला जाऊं किसी को अपनी सारी नॉलेज, यहीं रखा रहेगा वीडियो, कभी जाना ही नहीं है यहाँ से। ठीक है? अब यहाँ फंडा क्या हो गया पहला वाला कि टेक योर टाइम, अपना धीरे धीरे स्लोली स्लोली प्रोसीड करो। अपना गाड़ी का गियर जो है बाद में चेंज कर लेना, आगे तेजी बढ़ा लेना अपने में। अब दूसरी चीज बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है? पहले आप धीरे पढ़ना, धीरे पढ़ने के बाद क्या करना है, अब उसमें स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी पे
उसको समझने की कोशिश करो। अब क्या है स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी? देखो पहले स्ट्रक्चर समझो। कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर आता है प्रपोजिशन या उसका ऑब्जेक्ट। ये क्यों जरूरी है समझना। मैंने कहा था ना 2 से 3 वर्ड में एक बार में फोकस करना है पढ़ते समय। तो जब सेंटेंस पढ़ोगे तो सब्जेक्ट और वर्ब तो आपको मिलना ही मिलना है। क्या इसमें कोई सेकंड थॉट है? अगर कोई सेकंड थॉट है तो जाके ग्रामर फिर से पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं होता है। हो सकता है सब्जेक्ट छुपा हुआ हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा रन, फुल स्टॉप लगा दिया, एक वर्ड का पूरा सेंटेंस। जब रन है, सब्जेक्ट है ना इसमें यू, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, तो यानी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट वर्ब के बिना आपका सेंटेंस कभी भी नहीं हो सकता। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे पढ़ो, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। सब्जेक्ट यानी किसके बारे में बात हो रही है, वर्ब उसके बारे में क्या बात हो रही है, वर्ब होता है, वो बीइंग डूइंग हैपनिंग हो सकता है, ठीक है। अब वर्ब पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं, कि कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांजिटिव में है तो शायद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, शायद क्या ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और इंट्रांजिटिव में अगर लिंकिंग वर्ब है तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। फिर सेंटेंस में इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करते हैं हम? सेंटेंस में इंफॉर्मेशन प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट से ऐड करते हैं। तो जब पढ़ो तो ऊपर ऊपर से देखते हुए चलो कि अच्छा इसके बारे में बात हो रही है, उसने इसके बारे में ये बात हो रही है, और इस तरह से प्रोसीड करते हुए अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए चलो। ये हो गया आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। इतने हिस्से को यानी सब्जेक्ट और वर्ब के एक पेयर को क्या कहते हैं? क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को क्या कहते हैं? क्लॉज। क्लॉज में लग जाता है जब फुल स्टॉप तो कह देते हो इसको सेंटेंस, ठीक है। वर्ब आपका कितने वर्ड का होता है? वर्ब 1 वर्ड का हो सकता है, 2 वर्ड का हो सकता है, 3 का हो सकता है, और 4 का हो सकता है। क्यों? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो वो आपको स्ट्रक्चर पूरा ग्रामर से पता है, वहां से रिलेट कर लेना। बेसिकली 2-3 वर्ड पे एक बार फोकस करोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चर समझ जाओगे किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, तो अगले सेंटेंस में जो लिखा हुआ है उसे मान लो प्रोनाउन लिंक आ गया है ना, मान लो इट्स लिखा है, तो इट्स किसके बारे में लिखा है, तो जब यहां से आपको पता रहेगा सब कौन कौन सा नाउन था तो समझ जाओगे कि कौन सा प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। तो जब पढ़ो तो आराम से धीरे धीरे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में देखते हुए चलो कि हाँ किसके बारे में क्या बात हो रही है। फिर बात आती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी का मेरा एक कोर कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है कि आई ऑलवेज फोकस ऑन सिनोनिम्स मोर देन द लेंथी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। मतलब कि मान लो मुझे कोई वर्ड मिला, वर्ड है कॉम्प्रिहेंड, मैं सेम एग्जाम्पल हमेशा देता आया हूँ इसी वर्ड से यूज करते हुए। जो जो मेरे ऑफलाइन वाले हैं मुझे कमेंट करके बताना कि आपने यही देखा था ना। मान लो आपको कोई वर्ड आया कॉम्प्रिहेंड, अब आपको कॉम्प्रिहेंड का मतलब नहीं पता, अब आप गए डिक्शनरी में, आपने डिक्शनरी में देखा लंबा चौड़ा मीनिंग लिखा हुआ है, अब आप उसको रटने लग गए। तो मेरा फोकस क्या रहेगा कि मीनिंग पढ़ लो, ठीक है, अब उसके सिनोनिम पे जाओ। उसका सिनोनिम मैंने देखा क्या है? अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड का मतलब तो पता ही है आपको कि अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या हो गया? समझना, अंडरस्टैंड करना। तो सिनोनिम पे मेरा हमेशा ज्यादा फोकस रहता है लेंदी मीनिंग्स के बजाय। अब मान लो सिनोनिम समझ ही नहीं आता है तो लेंदी मीनिंग्स पे चले जाओ भैया, वहां पे तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर पेन एंड पेपर पे लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वहां पे सिनोनिम मेंशन कर दो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तीसरी चीज क्या जरूरी है? टेल योर सेल्फ वॉट यू अंडरस्टूड। अब अपने आप को बताओ कि तुमने क्या समझा इस सेंटेंस से। सेंटेंस की बात कर रहा हूं, मान लो बड़ा सा पैसेज है, उसमें यहाँ सेंटेंस शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, तो पहले एक सेंटेंस पढ़ोगे ना, उस सेंटेंस को पढ़ो और समझो क्या लिखा है उसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा है डिक्शनरी के पास जाना, जब समझ में आ जाए अपने आप को बताओ उसको 2-2 3-3 वर्ड करके कि इस सेंटेंस में ये लिखा हुआ था। जब तक उस सेंटेंस का पूरा मतलब समझ में ना आ जाए आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, टेल योरसेल्फ व्हाट यू अंडरस्टूड। अगर समझ में आएगा तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से रुकोगे, पढ़ोगे, समझोगे कि यहाँ क्या बात हो रही थी, तभी आप आगे बढ़ोगे। अपने शब्द में अपने आप को समझाओ कि बड़े से सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपको इस तरह से रीडिंग करनी है। डन है? चलो अब ये देखो पैसेज है, कहाँ का है? द हिंदू का है। द हिंदू का पैसेज है, थोड़ा सा केवल पार्ट लेके आया हूं, पूरा डिस्कस करने का फायदा नहीं है अभी, मैं आपको बस सिखाना चाहता हूं इसमें कि कैसे पढ़ना है। अब यहां से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। द असेंट बिगिंस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। असेंट मतलब कोई सी चीज का ऊपर जाना, तो वो शुरू हो गया, असेंट जो हो गया शुरू हो गया।
किसके बारे में आर्टिकल? ऑन द प्रोग्रेस, किसका प्रोग्रेस? ऑफ इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, इंडिया का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है उसके प्रोग्रेस के बारे में है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज स्टार्टेड अ क्रूशियल फेज ऑफ इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। इसरो ने स्टार्ट किया एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट फेज अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का। एकदम क्लियर, कैसे पढ़ रहा हूं? एट 10 AM, सुबह 10 बजे, ऑन अक्टूबर 21 अक्टूबर को, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो commenced the first uncrewed developmental flight of its Gaganyaan human space flight mission from Sriharikota designated TVD1। देखो ये क्या है? preposition plus object। ये क्या है? preposition plus object। the ISRO subject, commenced verb, commenced what? the first uncrewed developmental flight, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। किस चीज की फ्लाइट है? ऑफ इट्स गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। कहां से? फ्रॉम श्रीहरिकोटा डेजिग्नेटेड TVD1। यहां से मुझे क्या समझ में आया? दो दो तीन तीन वर्ड पे फोकस करके ध्यान समझना। ये कितने बजे और कब हुआ हमें पता चल गया। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हमें ये पता चल गया। किसके बारे में क्या बात हो रही है? इसरो ने कुछ शुरू किया कुछ शुरू करने के बारे में बात हो रही है। इसरो के कमेंट्स माने शुरू करना। क्या शुरू किया? अपना अनक्रूड डेवलपमेंटल फ्लाइट। अनक्रूड मतलब बिना क्रू की, जिसमें कोई इंसान नहीं जा रहा है, वो फ्लाइट को उसने स्टार्ट किया। वो क्या है? ऑफ गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। कहां से? श्रीहरिकोटा से, फ्रॉम श्रीहरिकोटा डेजिग्नेटेड TVD1, यानी कि इसका नाम था TVD1। डेजिग्नेटेड, जैसे डेजिग्नेशन होता है ना, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपका डेजिग्नेशन होगा, तो वैसे डेजिग्नेटेड यहाँ पे वर्ड दिया है। अब मैं इसको अपने आप को हिंदी में समझाऊंगा। हिंदी में समझाने का मतलब है कि मैंने क्या समझा। अब मैंने समझा कि इसरो ने शुरू किया, या फिर सीधे ऐसे शुरू कर लो कि 21 अक्टूबर की सुबह 10 बजे इसरो ने अपनी पहली अनक्रूड डेवलपमेंटल फ्लाइट जिसका नाम है गगनयान, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, श्रीहरिकोटा से शुरू किया और उसका नाम दिया है TVD1। जब मैंने इतना समझ लिया और मुझे इसमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, तभी मैं अब अगले सेंटेंस में प्रोसीड करूंगा। क्योंकि मैंने समझ लिया इसको, अब मैं प्रोसीड करता हूं। द लॉन्च व्हीकल, अ सिंगल स्टेज रॉकेट, कैरीड अ क्रू मॉड्यूल फिट विथ अ क्रू एस्केप सिस्टम टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर। अब देखो यहां पे द लॉन्च व्हीकल, किसके बारे में बात हो रही? लॉन्च व्हीकल के बारे में बात हो रही है। छोटी सी एक बात और निकल के आई, जब किसी नाउन के बाद ऐसे कॉमा लग जाता है, उसके बाद एक कुछ वर्ड में कुछ बताया जा रहा है, फिर से कॉमा लगा दिया गया है, यानी कि ये इसके बारे में बताया गया है। तो लॉन्च व्हीकल के बारे में क्या बताया गया है? अ सिंगल स्टेज रॉकेट। यानी लॉन्च व्हीकल क्या है? वो एक सिंगल स्टेज रॉकेट है। अब सिंगल स्टेज रॉकेट क्या होता है? टेक्निकल हो गया ना, तो इसको कोई बात नहीं, इसको एक नॉर्मल प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करो कि वो एक कुछ है, एक ABC है, और उसने कैरी किया एक क्रू मॉड्यूल को, जिसमें फिट किया था क्रू एस्केप सिस्टम, जो कि CES है। कहां तक ले गया? एक एल्टीट्यूड तक ले गया। वो एल्टीट्यूड कितनी थी? 12 किलोमीटर की थी। यानी कि जो लॉन्च व्हीकल था उसने कुछ कैरी किया। क्या कैरी किया? क्रू एस्केप सिस्टम को कैरी किया, जो कि ले गया उसको 12 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर। इतना समझ में आ गया इस सेंटेंस से? कोई दिक्कत नहीं? गुड। अब देखो PQRS पढ़ते हो जवाब। PQRS में आप क्या बताया? आपको एक बढ़िया चीज, नाउन प्रोनाउन रेफरेंस के बारे में बताया है कि नाउन, जब तक नाउन पहले नहीं आएगा तो प्रोनाउन कैसे यूज कर लोगे, या फिर नाउन रेफरेंसेस होते हैं। तो देखो क्रू एस्केप सिस्टम है, उसका शॉर्ट फॉर्म CES यहाँ दिया है, उसके बाद यहाँ पे केवल CES यूज हुआ है। यानी कि अगर इसको PQRS बनाओगे तो ये सेंटेंस पहले आएगा, ये सेंटेंस बाद में आएगा। इतना क्लियर है? तो आपको जब रीडिंग करनी है ना, तो इन सब छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देते हुए चलना है। क्लियर है? कि जब ट्रांजिशन वर्ड आ गए, जैसे ट्रांजिशन वर्ड क्या है यहाँ? फाइनली, फाइनली आखिरी में आ रहा है, तो ये सब चीजों को भी आपको देखते हुए चलना है। अब यहाँ वर्ड आया देयर। देयर माने किधर? क्या सेंटेंस में इसके बारे में कुछ और आगे लिखा है? अगर लिखा होगा ठीक है, नहीं लिखा होगा तो देयर किसी चीज के बाद ही आता है। तो जब आप रीडिंग करो ना, 5-6 सेंटेंस, 8 सेंटेंस, तो इन सब चीजों पर भी थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो, तो आपका इन जनरल PQRS भी इंप्रूव होगा। हर बार करने की जरूरत नहीं है, जब दिख जाए अच्छी बात है, 1-2 बार देखना शुरू कर दोगे तो अपने आप दिखने लग जाएगा। अब देखो, देयर the CES detached itself with the crew module from the rocket and climbed up to 17 किलोमीटर। देयर कहां? ये 12 किलोमीटर की हाइट पे, ये देयर हो गया।
द सीईएस, यहाँ पे सीईएस के बारे में बात हो रही है, उसने क्या किया, उसने डिटैच कर दिया किसको, अपने आप को। तो सीईएस ने अपने आप को डिटैच कर दिया किससे, क्रू मॉड्यूल से, विद द क्रू मॉड्यूल। वो कहां था, फ्रॉम द रॉकेट, यानी कि उसने रॉकेट से क्रू मॉड्यूल को अपने आप से डिटैच कर दिया और क्लाइंब कर गया कहां तक, 17 किलोमीटर तक। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इन रिस्पॉन्स टू अ कमांड, इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू आपने देखा होगा ना, एक फ्रेज है प्रॉपर। इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, अ कमांड, यानी किसी कमांड के रिस्पॉन्स में द सीईएस सेपरेटेड फ्रॉम द क्यू मॉड्यूल, लीविंग द मॉड्यूल, separated from the crew module, leaving the module to reorient itself before dropping over the Bay of Bengal। यानी कि किसी रिस्पॉन्सिव कमांड में सीएस ने क्या किया, सेपरेट कर दिया अपने आप को क्रू मॉड्यूल से। उससे क्या हुआ, जो मॉड्यूल था उसको समय मिल गया, क्या मिल गया, समय अपने आप को रीएडजस्ट करने का, रीओरिएंट इटसेल्फ, किस चीज के पहले, बे ऑफ बंगाल में गिरने के पहले। फिर इसको एकदम इत्मीनान से हमने क्या किया, पढ़ लिया अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग ग्रुप में, और समझा क्या कह रहा है ये, कि कोई कमांड दिया गया होगा, ठीक है। तो सीएस ने क्या किया, उसको अपने आप को सेपरेट कर दिया क्रू मॉड्यूल से, और फिर सीएस को क्या मिल गया, समय मिल गया कि वो अपने आप को फिर एडजस्ट कर ले बे ऑफ बंगाल में गिरने के पहले। इट्स डिसेंट वॉज स्लोड फर्स्ट बाय ड्रोग पैराशूट्स एंड देन बाय मेन पैराशूट्स। इट्स डिसेंट, किसका डिसेंट, ये जो सीईएस जिसने सेपरेट किया अपने आप को, उसका डिसेंट। असेंट माने ऊपर जाना, डिसेंट माने नीचे आना। तो डिसेंट जो है उसका पहले स्लोड हुआ, वॉज स्लोड। वॉज स्लोड क्या है, पैसिव, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी किस, ये जो एक्शन है ये इट पे हो रहा है, तो उसका जो डिसेंट है, डिसेंट को स्लो किया गया। पहले ड्रोग पैराशूट ने धीमा किया उसको, फिर मेन पैराशूट ने धीमा किया उसको। फाइनली आखिरी में द मॉड्यूल स्प्लैश्ड इनटू द बे अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम श्रीहरिकोटा वेयर द इंडियन नेवी हॉल्ड इट आउट। फाइनली आखिर में मॉड्यूल जो है वो स्प्लैश कर गया, कहां कर गया स्प्लैश, बे में। बे कौन सा, बे ऑफ बंगाल, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन पहले ही जा चुका है, ये देखो यहां पे, ठीक है। वो कहां है बे, अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम श्रीहरिकोटा, बहुत ही पास में है, कहां से, श्रीहरिकोटा के, जहां पे वेयर द इंडियन नेवी हॉल्ड इट आउट। हॉल्ड इट आउट का मतलब है वहां से उसको खींच के लेके आ गई। तो हम इस तरह से चीजों को पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपको रीडिंग प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। इतना आप मतलब इसको होली ग्रेल मान लो, इसको आप गांठ बांध लो, या इसको जैसे भी आप समझ लो। अगर आपकी रीडिंग कमजोर है और आप इंप्रूव करना चाहते हो तो इसी तरह से आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जितना भी पढ़ लो, आप कम टाइम में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। ठीक है, आप रोज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ते रहो, तो आपको हो जाता है 2 साल में इंप्रूवमेंट हो, 1 साल में इंप्रूवमेंट हो। बट अगर आपको उस इंसान से कॉम्पीट करना है जो बचपन से इंग्लिश में पढ़ते आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ोगे, तभी आप 4-5 महीने में उस लेवल का इंप्रूवमेंट लेके आ पाओगे कि आप जिसकी इंग्लिश पहले से अच्छी है उससे कॉम्पीट कर पाओ। अब वीडियो खत्म होने के पहले मैं आपको एक चैलेंज देके जा रहा हूं। जो अभी हमने एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, उस एडिटोरियल आर्टिकल का लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उससे क्या होगा, उससे आप, अगर आप एक्चुअली मोटिवेटेड हो कि मुझे एक्चुअली अब सीखना है, अब रीडिंग मुझे इंप्रूव करनी ही करनी है, हर चीज इंप्रूव करना है, स्पेशली इंग्लिश का रीडिंग पार्ट, तो आप आज का आज ही, अभी का अभी इस वीडियो को देखने के बाद उस आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे और उसमें से जिस तरह मैंने आपको बताया है आपको प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस आप करोगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप जरूर करके देना। और अगर आप करते हो, अगर आप 5 सेंटेंस भी उठा के उस आर्टिकल का खुद से करते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, एंड यू आर ऑलरेडी अ विनर। ठीक है, पीडीएफ इसकी मैं इंग्लिश बाय टेलीग्राम, इंग्लिश कह रहा हूं, अपना इस चैनल पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, यहां से आप जाके डाउनलोड कर लेना। और जल्दी ही मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।